नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2023 की परीक्षा के लिए हिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट टॉपिक को जो हम पढ़ रहे थे उसमें आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट वंश हैं उनको आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम आज बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और पॉइंट बन सकते हैं गुलाम वंश से रिलेटेड उनको आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। फिर लास्ट में इसी टॉपिक से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी हम सॉल्व करेंगे, जिस तरह से आज आपका यह जो गुलाम वंश का टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक रहता है दिल्ली पर? तो 1206 से लेके 1290 ईस्वी के मध्य। इसके बारे में आप याद रखिएगा, 1206 से लेके 1290 ईस्वी के मध्य जो है गुलाम वंश का शासन रहता है। तथा यह जो गुलाम वंश है इसको हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा। जो गुलाम वंश है इसको हम ममलूक वंश के नाम से भी जानते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो आइए इस गुलाम वंश से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट शासक थे उनके बारे में बात कर लेते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो गुलाम वंश का पहला शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कब से कब तक राज किया था दिल्ली पर? तो 1206 से लेके 1210 ईस्वी तक यह जो है गुलाम वंश का शासक रहता है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सिंहासन पर बैठने पर जो है उसने सुल्तान की उपाधि को ग्रहण नहीं किया। तो आप याद देखिएगा, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसने जो है कभी भी सुल्तान की उपाधि को ग्रहण नहीं किया था, बल्कि केवल मलिक व सिपह सलाहर की उपाधियों से यह संतुष्ट रहा। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इसने जो है कभी भी सुल्तान की उपाधि को धारण नहीं किया था। किसने? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बल्कि जो है इसने जो है मलिक और सिपह सलार की उपाधियों को ही धारण किया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। ऐबक ने जो है अपनी राजधानी को लाहौर बनाया था। ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि ऐबक कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? तो लाहौर थी। इम्पॉर्टेंट है। ऐबक की उदारता के कारण जो है ऐबक को लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, लाख बख्श के नाम से भी कुतुबुद्दीन ऐबक को हम जानते हैं। 1210 ईस्वी में जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते समय जो है घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐबक ने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव को रखा था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, जो दिल्ली का फेमस कुतुब मीनार है उसकी जो नींव है सिर्फ इसने नींव रखी थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन के द्वारा जो है कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी किसके नाम पर? तो सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। तो आप इसे याद रखिएगा। बाद में उसका जो दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद इल्तुतमिश था, इसने जो है कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि कुतुब मीनार के निर्माण का जो कार्य है किसके द्वारा पूरा करवाया गया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। बाद में यह जो कुतुब मीनार है क्षतिग्रस्त हो जाता है। तो क्षतिग्रस्त होने के बाद इस कुतुब मीनार की मरम्मत का जो कार्य है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त करने वाला जो बख्तियार खिलजी था यह ऐबक का ही सेना नायक था। ये इम्पॉर्टेंट है। आपको पता होगा बिहार का जो प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय था उसको ध्वस्त कर दिया गया था बख्तियार खिलजी के द्वारा। तो बख्तियार खिलजी जो है ऐबक का ही सेना नायक था उस समय। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम बात करेंगे अगले शासक इल्तुतमिश के बारे में। तो इल्तुतमिश ही दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। दिल्ली का पहला सुल्तान इल्तुतमिश था, क्योंकि 1229 में उसे बगदाद के अब्बासी खलीफा से मान्यता प्राप्त हुई और जिससे सुल्तान के रूप में उसकी स्वतंत्र स्थिति व दिल्ली सल्तनत को औपचारिक मान्यता भी प्राप्त हुई। तो आप इसे याद रखिएगा, यानी कि इसने जो है सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा इसको जो है सुल्तान की जो मान्यता है बगदाद के अब्बासी खलीफा के द्वारा दी गई थी। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कुतुबुद्दीन ऐबक के समय जो राजधानी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी को लाहौर रखा था, लेकिन जब अगला शासक इल्तुतमिश आता है तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा।
तराइन की जो तीसरी लड़ाई थी 1215 ईस्वी में होती है इल्तुतमिश और याल्दौज के बीच, जिसमें याल्दौज की पराजय होती थी। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो तराइन की तीसरी लड़ाई थी यह कब होती है? 1215 ईस्वी में होती है। और यह किसके मध्य होती है? तो यह होती है इल्तुतमिश और याल्दौज के मध्य, तथा इस युद्ध में याल्दौज जो है हार जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इल्तुतमिश ने जो है तुर्क ए चहलगानी यानी कि चालीसा दल नामक संगठन की स्थापना की, जिसमें उसके विश्वसनीय लोग रहते थे। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। चालीसा दल की जो स्थापना है किसके द्वारा करवाई गई थी? इल्तुतमिश के द्वारा करवाई गई थी। और इसमें कौन लोग रहते थे? जो उसके खास थे, जो उसके विश्वसनीय थे। तो आप इसे याद रखिएगा। इस चालीसा दल को हम तुर्क ए चहलगानी के नाम से भी जानते हैं। और इल्तुतमिश के द्वारा जो है इक्ता व्यवस्था को संगठित रूप दिया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। लेकिन जो इक्ता व्यवस्था थी इसको शुरू किया गया था मोहम्मद गोरी के द्वारा, लेकिन इसको जो संगठित रूप है दिया गया किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। मुद्रा व्यवस्था में सुधार करते हुए जो इल्तुतमिश था इसने चांदी का टंका और तांबे की जीतल को भी चलवाया था। ये की पॉइंट भी आप याद रखिएगा। और इल्तुतमिश ने जो है अपने दरबार में न्याय का घंटा भी लगवाया था। इम्पॉर्टेंट है। और चंगेज़ खां से बचने के लिए इल्तुतमिश ने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। आप याद रखिएगा। चंगेज़ खां के डर से, चंगेज़ खां से बचने के लिए जो इल्तुतमिश था उसने ख्वारिज्म के शासक जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दी थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तथा जो इल्तुतमिश था इसको हम गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। तो ये फैक्ट आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और गुलामों का गुलाम हम किसको कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है। अगले शासक की तरफ बढ़ते हैं। अगला शासक था कौन? रजिया सुल्तान थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1236 से लेकर 1240 तक जो है गुलाम वंश की ये शासिका रहती है रजिया सुल्तान। इसके बारे में आप याद रखिएगा। रजिया सुल्तान जो है प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने शासन की बागडोर संभाली। अबीसिनियाई गुलाम याकूत ओ अमीर ए आखुर के पद पर जो है इसको नियुक्त किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। इसके अलावा रजिया ने तबर हिंद भटिंडा जिसको हम बोलते हैं कि इक़्तादार अल्तुनिया से विवाह किया था। तो आप याद रखिएगा रजिया का जो विवाह था अल्तुनिया से हुआ था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अक्टूबर 1240 में कैथल में जो है कैथल नामक स्थान पर रजिया को डाकुओं के द्वारा मार दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिए। जो रजिया सुल्तान थी इसकी जो हत्या है कैथल नामक स्थान पर कुछ डाकुओं के द्वारा कर दी गई थी। कब? तो 1240 ईस्वी में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। एक ही चीज़ रजिया सुल्तान के बारे में आपसे पूछी जाएगी। प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसका संबंध किस वंश से था? तो गुलाम वंश से था। इम्पॉर्टेंट है। आइए हम बात करते हैं इसके बाद बहराम शाह के बारे में। तो बहराम शाह का जो शासनकाल था यह 1240 से लेकर 1242 ईस्वी तक था। बहराम शाह के काल में नायब ए मामलिकात की पद पहली बार, मतलब नायब ए मामलिकात का जो पद है इसको पहली बार लाया गया था किसके शासनकाल में? तो बहराम शाह के शासनकाल में। 1241 में पहली बार दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का आक्रमण भी होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। पहली बार दिल्ली सल्तनत पर जो मंगोलों का आक्रमण था यह 1241 ईस्वी में होता है। किसके शासनकाल में? तो बहराम शाह के शासनकाल में। 1242 में बहराम शाह की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बहराम शाह की जो मृत्यु थी यह 1242 ईस्वी में हो जाती है और इसकी मृत्यु के बाद कौन शासक बनता है? तो अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बनता है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अब हम बात करेंगे नसरुद्दीन महमूद के बारे में। ये क्रोनोलॉजी आप याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत पे किसका कब शासन था, क्रम आपसे पूछा जा सकता है। जिस क्रम में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उसी क्रम में आपको याद रखना है। तो बहराम शाह के बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? नसरुद्दीन महमूद के बारे में। तो यह नसरुद्दीन महमूद कब से कब तक राज करता है? 1246 से लेके 1265 के मध्य। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बलबन की सहायता से नसरुद्दीन महमूद को गद्दी प्राप्त होती है। यह बलबन का दामाद था। यह जो है नसरुद्दीन महमूद जो था यह बलबन का दामाद था। बलबन जो है नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त हुआ था। तो आप इसे याद रखिएगा। जो बलबन था जिसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे इसको जो है नायब ए मामलिकात के पद पर नियुक्त किया गया था। बस इतना ही आपको याद रखना है इसके बारे में। अब हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट बलबन के बारे में। इससे प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं बलबन से रिलेटेड। तो जो भी की पॉइंट बन सकते हैं बलबन से रिलेटेड उनको आइए देख लेते हैं। तो 1266 से लेके 1286 तक जो है किसका राज रहता है दिल्ली सल्तनत पर? तो बलबन का। गुलाम वंश का यह शासक था बलबन। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं बलबन जो है इल्तुतमिश का तुर्की दास था
जिसे उसने जो है ग्वालियर विजय के बाद खरीदा था। तो इल्तुतमिश ने अपने ग्वालियर विजय के बाद जो है बलबन को खरीदा था, तथा जो बलबन था इल्तुतमिश का तुर्की दास हुआ करता था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलुग खां की उपाधि प्रदान की थी। तो नसरुद्दीन महमूद कौन था? मैंने आपको बताया था कि यह जो है बलबन का दामाद था, तथा नसरुद्दीन महमूद ने ही बलबन को उलुग खां की उपाधि दी थी। बलबन ने जो है तुर्क ए चहलगानी को समाप्त कर दिया था। राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह जो बलबन था इसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तथा नियामत ए खुदाई जिसका मतलब होता है ईश्वर का प्रतिनिधि, और जिल्ले इलाही जिसका मतलब होता है ईश्वर की छाया, इन दो उपाधियों को जो है धारण किया गया था। किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। कौन कौन सी दो उपाधियों को बलबन ने धारण किया था? एक नियामत ए खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि, दूसरा जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया। इन दो उपाधियों को बलबन ने धारण किया था। इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पायबोस, कदम चूमना जैसे ईरानी पद्धतियों को लागू किया था। यानी कि सिजदा एवं पायबोस इसका मतलब क्या होता है? कदम को चूमना। ये जो पद्धतियां हैं ईरानी पद्धतियां कही जाती हैं, और इनको जो है लागू किया गया था बलबन के द्वारा अपने दरबार में। तो इसके बारे में आप याद रखिए, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि किस शासक के द्वारा सिजदा एवं पायबोस नामक ईरानी पद्धतियों को लागू किया गया था, तो बलबन ने इसको लागू किया था। नवरोज उत्सव की जो शुरुआत है बलबन के द्वारा ही की गई थी। इंपॉर्टेंट है। रक्त की शुद्धता पर जो है बल दिया गया था बलबन के द्वारा। बलबन अपने को ईरान के पौराणिक योद्धा अफरासियाब के वंश से जोड़ता था। जो बलबन था यह अपने आप को ईरान का जो पौराणिक योद्धा हुआ करता था अफरासियाब, इसके वंश से खुद को जोड़ा करता था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बलबन ने स्वयं बंगाल का अभियान किया, जो उसका प्रथम और आखिरी अभियान भी साबित होता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। बलबन ने एक सैन्य विभाग जिसका नाम था दीवान ए अर्श तथा गुप्तचर विभाग की भी स्थापना की थी। तो जो बलबन था इसके द्वारा एक सैन्य विभाग और एक गुप्तचर विभाग की भी स्थापना करवाई गई थी। फारसी कवि जिसका नाम था अमीर हसन और अमीर खुसरो बलबन के दरबार में रहा करते थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। जो फारसी पोएट थे, जो फारसी कवि थे अमीर हसन और अमीर खुसरो, ये दोनों जो हैं किसके दरबार में थे उस समय? तो बलबन के ही दरबार में थे। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो जो भी इम्पोर्टेंट शासक बने दिल्ली सल्तनत के, हमने उनको यहाँ पे कवर कर लिया है। इनके बारे में आप याद रखिएगा। अब हम इस टॉपिक से जुड़े इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे, जिससे गुलाम वंश का जो टॉपिक है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आप याद रखिएगा, भारत में मुस्लिम राज का जो संस्थापक है यह मोहम्मद गौरी को माना जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का जो पहला शासक था वह था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसके बारे में आप याद रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक जो था यह गुलाम वंश का मतलब पहला शासक था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन अगर सुल्तान पूछ ले कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, तो सुल्तान की उपाधि को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने धारण नहीं किया था। सुल्तान की उपाधि को धारण किया था इल्तुतमिश, जो कि इसके बाद शासक बनता था। ये थोड़ा सा पॉइंट है जो आप याद रखिएगा, दिमाग में कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? इक्तादारी जो प्रथा यह किसके द्वारा चलवाई गई थी? इंपॉर्टेंट है। तो इक्तादारी प्रथा को चलवाया गया था किसके द्वारा? तो इल्तुतमिश के द्वारा। ऑप्शन आपका जो यहाँ पे सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य किसने पूरा किया था? तो मैंने आपको बताया था कि कुतुब मीनार का जो नींव थी यह किसके द्वारा रखी गई थी? इसकी नींव तो रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, लेकिन इसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, परंतु कुतुब मीनार की जो नींव है यह रखी गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो लाख बख्श हम किसको कहते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बख्श, जिसका मतलब होता है लाखों को देने वाला। लाख बख्श का मतलब क्या होता है? लाखों को देने वाला। तो यह जो
लाख बख्श है, किसको कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। उत्तर भारत की प्रथम महिला शासिका या दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था, रजिया सुल्तान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित नहीं है? इसमें से कौन सा शासक जो है गुलाम वंश से रिलेटेड नहीं है? तो आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश गुलाम वंश से रिलेटेड है, सॉरी यहाँ पे संबंधित है पूछा गया, तो संबंधित कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश जो है गुलाम वंश से संबंधित है, बाकी ये तीनों जो है आपके गुलाम वंश से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें से गुलाम वंश का शासक कौन है? तो इल्तुतमिश है। किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? तो आप याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने जो है अपने आप को खलीफा घोषित किया था। ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा, इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, सॉरी यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, खलीफा वाला जो प्रश्न है यहाँ पे रॉन्ग हो गया आपका। और अपने आप को किसने खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह ने। यहाँ पे याद रखिएगा, ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इल्तुतमिश ने तो खुद को सुल्तान घोषित किया था ना, सुल्तान, इसने खुद को सुल्तान घोषित किया था, लेकिन जो मुबारक शाह था इसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। तो आप याद रखिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर आपका यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही अनुक्रम है? यहाँ पे सही अनुक्रम आपको बताना है कि किस क्रम में गुलाम वंश का कौन शासक रहता है। तो सबसे पहले आपका रहता है कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा 1 नंबर पे, उसके बाद इल्तुतमिश रहता है आपका 2 नंबर पे, इसके बाद आपकी रजिया सुल्तान आ जाएगी 3रे नंबर पे, और इसके बाद कौन आ जाएगा आपका? आराम शाह आ जाएगा, आराम शाह आ जाएगा आपका 4थे नंबर पे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन वाला ए वाला जो है आपका बिल्कुल सही है। जो जिस क्रम में मैंने आपको पढ़ाया वो क्रम आप याद रखिएगा। कई बार क्रम से रिलेटेड भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि गुलाम वंश के आपके सामने 3 या 4 शासक दे दिए जाएंगे और उनका आपको क्रम सजाना होगा कि किस क्रम में पहले कौन शासक था, उसके बाद कौन बनता, उसके बाद कौन बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोहम्मद गौरी था यह किस वंश का था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? संस बनी वंश का, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद गौरी किस वंश का साथ था? तो संस बनी, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या था? आपसे पूछा जा रहा है कि जो मोहम्मद गौरी था इसका वास्तविक नाम क्या था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहाबुद्दीन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, शहाबुद्दीन। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य में किया? तो मोहम्मद गौरी जो था इसने 1175 ईस्वी में जो पहला आक्रमण था कहाँ पर किया था? मुल्तान में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा, मुल्तान में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी यहाँ पे पूछी गई है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, इसके बारे में आप याद रखिएगा। फिर इसके बाद जो शासक बनता है इल्तुतमिश, तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी को कहाँ रखा था? तो इल्तुतमिश ने जो है अपनी राजधानी को कहाँ पर स्थानांतरित किया? तो इल्तुतमिश जब शासक बनता है तो इसने जो है लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। अगर इल्तुतमिश की राजधानी पूछ ले तो राइट आंसर आपका दिल्ली हो जाएगा, वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी पूछ ले तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लाहौर हो जाएगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन सा था? तो मोहम्मद गौरी का जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण था वह कौन सा था? तराइन का जो है प्रथम युद्ध। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी के द्वारा 2 इम्पॉर्टेंट लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, एक था तराइन का प्रथम युद्ध, एक था तराइन का द्वितीय युद्ध। और ये दोनों जो लड़ाइयाँ थी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ी गई थी। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो है 2 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था आपका 1191 में, जिसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, और 1192 में पुनः जो है तराइन का द्वितीय युद्ध होता है जिसमें मोहम्मद गौरी की जीत होती है और पृथ्वीराज चौहान सेकेंड वाले तराइन के युद्ध में हार जाते हैं। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा सेकेंड युद्ध जो हुआ था तराइन का 1192 में, इसी युद्ध के बाद जो है, इसी युद्ध को जीतने के बाद जो मोहम्मद गौरी था इसने मुस्लिम शक्ति की स्थापना जो है कर दी थी भारत में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो 2 लड़ाइयाँ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य 1194 ईस्वी में
हुआ युद्ध किस नाम से प्रसिद्ध था? 1194 में एक युद्ध लड़ा गया था मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य। तो इस युद्ध को हम किस नाम से जानते हैं? तो इस युद्ध को हम चंदावर के युद्ध के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है इस युद्ध को, जो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयचंद्र के मध्य लड़ा गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इस युद्ध में जयचंद्र की पराजय होती है। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, गयासुद्दीन बलबन इसका पूरा नाम था। किसका? तो यहाँ पे बलबन की हम बात कर रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा मंदिर मस्जिद जो है अजमेर में, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है जो अजमेर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु जो है चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण हुई थी? तो आप याद रखिएगा, 1210 ईस्वी में चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए घोड़े से गिर जाने के कारण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तराइन की जो पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में किसके बीच लड़ी गई थी? तो मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है कि तराइन की जो पहली लड़ाई थी 1191 में और जो दूसरी लड़ाई थी 1192 में, ये दोनों लड़ाइयाँ लड़ी गई थी किसके मध्य? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य। पहली लड़ाई में मोहम्मद गौरी हार जाता है और जब दूसरी लड़ाई होती है तराइन की 1192 में, तो उस लड़ाई में मोहम्मद गौरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है इल्तुतमिश की बेटी थी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो 1192 ईस्वी में जब जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था जिसको मोहम्मद गौरी ने जीत लिया था, इस युद्ध को जीतने के बाद मुस्लिम शक्ति की जो स्थापना थी वह मोहम्मद गौरी के द्वारा कर दी जाती है और जो भी विजित प्रदेश थी उनको जो किसके हाथों में छोड़कर मोहम्मद गौरी चला गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथों में, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक जो मंगोल आक्रमण थी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में हुए थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया? तो मैंने आपको बताया था कि तराइन का जो दूसरा युद्ध था इसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो डी वाला है बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका जो सेकेंड युद्ध हुआ था 1192 में हुआ था जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो चंगेज़ खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो इल्तुतमिश, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया था। तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था कि बलबन के द्वारा उपाधि को धारण किया गया था जिसको हम जिले इलाही के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है, जिले इलाही का मतलब क्या होता है? ईश्वर का प्रतिबिंब, यानी कि ईश्वर की छाया। तो इस उपाधि को धारण किया गया था किसके द्वारा? तो बलबन के द्वारा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई है? तो आप याद रखिएगा, मोहम्मद गौरी, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सिक्के मोहम्मद गौरी के द्वारा चलवाए गए थे उसके सिक्के पर एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में किसका हाथ था?
तो तुर्कों का, यानी कि ऑप्शन आपका ये यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तुर्कों ने जो है रजिया बेगम को सत्ता से हटाने में मदद की थी, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न आपके बन सकते थे गुलाम वंश से रिलेटेड, उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।